चलो आज की अपनी बातें यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बेटा एक पिस्टल। अगर उसमें एक ही कार्पेल है तो तुम कहना मोनोकार्पिलरी है। अगर उसमें ज्यादा कार्पेल्स हैं तो तुम क्या कहना कि वो मल्टी कार्पिलरी ओवरी है। तो कार्पेल के अंदर मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल कहाँ होता है, आज के लेक्चर में हम ये वाली बात भी सीखेंगे। कुछ चीजें मैंने इस तरीके से मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ूंगी। इसी चैप्टर के एंड में मुझे वापस से रिवाइज कराएंगे ये बात, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस अपनी सारी नॉलेज को एकत्रित करके इकट्ठा करके आगे बढ़ते चलना है। Hello everyone, this is your botany faculty Dr. Garima Singh and I welcome you all to Auris Digital। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से मेल गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन डेवलप होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि मुझे समझना पड़ेगा कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा, और उसे समझने के लिए मुझे पहले जानना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज पिस्टल। तो चलो आज की अपनी बातें यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बेटा एक पिस्टल। तो पिस्टल देखो, पिस्टल वो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो पिस्टल क्या हुआ, पिस्टल हमारे लिए हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसी पिस्टल को हम एक और नाम से जानते हैं ना, इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम। तो इसी को हम गाइनोशियम नाम से जानते हैं। अब कोई पूछे कि पिस्टल या गाइनोशियम किस चीज से बना है, तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें याद करनी है अपनी मॉर्फोलॉजी, और वहां से तुम्हें ये बताना है कि पिस्टल या कार्पेल जिस चीज से बना होता है दोज आर कार्पेल्स, ठीक है। तो आपका गाइनोशियम यानी पिस्टल कार्पेल से मिल मिलके बना होता है। अब यही पिस्टल या गाइनोशियम कितने कार्पेल से बना है, उस बेसिस पे हम इसे कहते हैं कि इट कैन ईदर बी मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पेल से बना होगा, या फिर ये हो सकता है बच्चे आपके लिए मल्टी कार्पिलरी टाइप का, यानी कि मल्टीपल कार्पिल से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो या तो मोनोकार्पिलरी या तो मल्टी कार्पिलरी। तो सिंगल कार्पिल है तो क्या कहोगे, मोनोकार्पिलरी। एक से ज्यादा कार्पिल है तो क्या कहोगे, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। अब जब ज्यादा कार्पिल्स होते हैं ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो ये सारे के सारे कार्पिल्स फ्री होते हैं तो हम इसे कहते हैं बेटा एपोकार्पस कंडीशन, या फिर सारे के सारे फ्यूज्ड होते हैं तो हम इसे कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, ठीक। तो हम इसे कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। तो जब भी मैं पिस्टल को देखूं या गाइनोशियम को देखूं, मुझे क्या समझ आया है कि वो कार्पल से मिलकर बना होगा। कार्पल उसका इंडिविजुअल यूनिट हो गया। अगर उसमें एक ही कार्पल है तो तुम कहना मोनोकार्पिलरी है। अगर उसमें ज्यादा कार्पल्स हैं तो तुम क्या कहना कि वो मल्टी कार्पिलरी ओवरी है। यही सेम कॉन्सेप्ट तुमने 11th की मॉर्फो में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो वहीं से इसको हम रिकॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि सारे के सारे कार्पल्स फ्री यानी कि एपोकार्पस, और सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड यानी कि कंडीशन कहलाई मेरी सिनकार्पस कंडीशन। इसी के साथ साथ मुझे लगे हाथ क्या पता होना चाहिए, मुझे लगे हाथ ये पता होना चाहिए कि इसी कार्पल को मैं बुला सकती हूँ, इसी कार्पल को मैं बुला सकती हूँ मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो इसी को मैं मेगा स्पोरोफिल बुलाऊंगी। तो ये वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्लांट किंगडम में हम रिलेट करते थे कि स्पोरांजिया को सराउंड करके रखते हैं, ठीक है, वही मेगा स्पोरोफिल्स यहाँ पर इक्विवेलेंट टर्म है कार्पल्स के लिए। इन्हीं के अंदर तुम्हारा मेगा स्पोरेंजियम बनेगा, यानी कार्पेल के अंदर कहीं मेगास्पोरेंजियम मिलना चाहिए। तो कार्पेल के अंदर मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल कहाँ होता है, आज के लेक्चर में हम ये वाली बात भी सीखेंगे। तो देख, सबसे पहले मैंने यही बात सीख ली कि पिस्टल यानी गाइनोशियम क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि इसके हर इंडिविजुअल यूनिट को कार्पेल कहते हैं, और अब ये एक एक कार्पेल कैसा दिखता है मैं उसकी बात कर लूं। तो हर एक कार्पेल में आपको कुछ ऐसे 3 पार्ट्स दिखेंगे बेटा। सबसे ऊपर नजर आएगा आपको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर वो जगह जहां पर पोलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है। तो ये रिसेप्टिव पार्ट है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किस चीज के लिए, पोलन ग्रेन के लिए। तो पोलन ग्रेन को आकर यहीं पर लैंड करना है। पोलन ग्रेन को क्यों निकाला तुमने वहां से, क्यों लैंड करा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर ना मेल गैमेट है और यहाँ अंदर फीमेल गैमेट रहेगा। मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, इसीलिए पोलन ग्रेन की मदद से उसको यहाँ तक भेजा जाएगा। तो पोलन ग्रेन भी या तो हवा से आए या पानी से आए या फिर किसी इंसेक्ट से, एनिमल की मदद से आए, पर आपको उसे ट्रांसफर कराना पड़ेगा। फिर आपको मेल गैमेट को धक्का दे देकर फीमेल गैमेट तक भेजना भी पड़ेगा। तो ये वाला सारा काम होना चाहिए, और यहाँ पर फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कार्पेल के स्टिग्मा वाले पोर्शन पे आपको लैंड करना है, ठीक है। इतनी बात मान ली। इसके बाद क्या दिखेगा, इसके बाद दिखेगा बच्चे ये वाला पोर्शन जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे अपन कहते हैं स्टाइल।
ठीक है। तो एक हॉलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये ट्यूब कभी कभी सॉलिड भी हो सकता है। अगर सॉलिड होगा ना तो यहाँ पर ऐसे टिश्यूज होंगे जिनको हम ट्रांसमिशन टिश्यूज कहेंगे, जो आपके पोलन ट्यूब को नीचे नीचे ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, डिसॉल्व होंगे और फिर वहां से पोलन ट्यूब ग्रो होकर नीचे आएगी ताकि मेल गैमेट को यहाँ अंदर पहुंचा सके कहीं पर, है ना। तो या तो एक खोखला रहेगा, अगर सॉलिड है तो स्पेशल टिश्यूज होंगे ट्रांसमिशन कैटेगरी वाले जिनकी मदद से पोलन ट्यूब ग्रो कर सकती होगी। अब देखो इसके अलावा क्या दिख रहा है, नीचे ये सूजा हुआ पोर्शन, नीचे ये जो बेसल पोर्शन है ना, जो सूजा सूजा सा दिख रहा है, इसे कहते हैं ओवरी। तो ओवरी क्या होती है, एक बेसल बल्ज्ड पोर्शन, एक बेसल बल्ज्ड पोर्शन यानी एक नीचे का सूजा हुआ पोर्शन जो कि थैलेमस पे आपको नजर आता था। इसी ओवरी की पोजीशन के हिसाब से अपने हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस फ्लावर्स पढ़े थे, है ना बच्चे। तो ये वही ओवरी है आपकी जो थैलेमस पे लोकेटेड है। तो ये नीचे की तरफ है थैलेमस पे, ठीक है, इसलिए बेसल बल्ज्ड पोर्शन कह रही हूँ। इसी ओवरी के अंदर अब जब तुम झांकोगे ना तो क्या दिखेगा बच्चे, इसके अंदर तुमको एक स्पेस दिख रहा है। इसी स्पेस को तुम्हें क्या बुलाना है, इसी स्पेस को मुझे बुलाना है ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। तो तुम्हें बच्चे ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल नजर आता है, आ रहा है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। इसी ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल में तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, देखो कि यहाँ पर कुछ टिश्यू होता है जिसे तुम बुलाते थे प्लेसेंटा, जिसे तुम बुलाते थे प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा से अटैच्ड रहते थे फिर तुम्हारे कौन, ओव्यूल्स, यानी कि तुम्हारा मेगास्पोरेंजियम। तो मैंने क्या बात की, मैंने बात करी कि ओवरी के अंदर ना ओव्यूल है और किस चीज से चिपका हुआ है, प्लेसेंटा से अराइज हो रहा है, प्लेसेंटा से चिपका हुआ है। तो ये नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी करते हैं, किसी में एक होंगे किसी में ज्यादा होंगे, इनका अरेंजमेंट वेरी करता है। तुमने प्लेसेंटेशन पढ़ के रखा है कि मार्जिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है, बेसल हो सकता है ना। तुमने इतने सारे प्लेसेंटेशन पढ़े हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन तुम जानते हो। तो प्लेसेंटेशन यानी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से अटैच जो ओव्यूल्स है उनका अरेंजमेंट। तो आपको यहाँ ओव्यूल्स अटैच दिखेंगे। अब देखो मान लेती हूं मैं कि यहाँ पर एक ओव्यूल है, तो तुम्हें यहाँ ऐसे तरीके से एक ओव्यूल अटैच दिख सकता है, कैसे कुछ एक ओव्यूल अटैच होगा, है ना। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं बच्चे, ओवरी के अंदर मौजूद रहते हैं तुम्हारे ओव्यूल, किस किस से चिपके हुए रहते हैं, तो तुम कहना प्लेसेंटा से चिपके हुए रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ओवरी के अंदर की कैविटी में रहते हैं जिसका नाम है ओवेरियन लोक्यूल। इतना मान गए, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर ये जो ओव्यूल्स हैं, देख इनका नंबर वेरी करेगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या हो गया, ऐसा कुछ कुशन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ओवेरियन कैविटी लोक्यूल क्या हो गया, स्पेस हो गया, और इसके अंदर क्या मिलने वाला है, इसके अंदर मिलने वाला है मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। तो तुम्हें पता है माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूचर में बने थे पोलन सैक। वैसे ही मेगास्पोरेंजिया क्या है, मेगास्पोरेंजिया है ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया है ओव्यूल, ठीक है। इस बात को तुम ध्यान रखोगे। अब ये देखो नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक होंगे या ज्यादा होंगे, एक होंगे तो कहाँ देखोगे, एक है, एक देखना हो तो तुम देख लेना इन प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज, राइस, मैंगो, ठीक है। इनमें क्या मिलेंगे बच्चे, इनमें मिलेंगे तुम्हें सिंगल सिंगल ओव्यूल, सिंगल सिंगल ओव्यूल। ऐसे ही तुम्हें कोकोनट में भी एक ही दिखता है, तुम ये बात भी जानते हो, मैंगो और कोकोनट ड्रूप्स थे ना, है ना। तो ये वाली चीज भी मैं मॉर्फो से रिलेट कर पाती हूँ। तो देख जरूरी ये नहीं है कि मैं एनसीईआरटी रीड करूं, जरूरी क्या है कि मैं जब हर बात पढ़ूं तो मैं उसे अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कंबाइन करूं, तब जाके मेरा एक ओवरऑल 360 अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा किसी भी टॉपिक को लेकर। तो कुछ बातें कहीं पढ़ाई जाती हैं, कुछ कहीं पढ़ाई जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उन चैप्टर्स को कोरिलेट करना सीखूंगा ना, तब जाके मैं बायो पढ़ना सीखूंगा, तब जाके मैं एनसीईआरटी सीखने समझने लायक बनूंगा और याद नहीं कर रहा हूँ, है ना। चल देख, अब अगर बहुत सारे दिख रहे हैं तो बहुत सारे कहाँ दिखेंगे, तो देख इन प्लांट्स लाइक पपाया, वाटरमेलन एंड इन प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, है ना। इसके अलावा तो तू जानता है बेटा पी बीन इन सब में तो ज्यादा ही होता है ना, टमाटर वमाटर में भी ज्यादा ही होता है ना। तो ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ये वाली बात याद करी, ठीक है, यहाँ से मैंने ये वाली बात याद करी। तो कुछ चीजें मैंने इस तरीके से मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ूंगी। ऑर्किड के बारे में मैं पहले से भी कुछ कुछ जानती हूँ कि मोनोकॉट है, बट सीड कैसी होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, तो मैं 11th से जानती हूँ। इसी चैप्टर के एंड में ये मुझे वापस से रिवाइज कराएंगे ये बात, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस अपनी सारी नॉलेज को एकत्रित करके इकट्ठा करके आगे पढ़ते चलना है। अब देखो आगे देखते हैं अगर हम अपन, तो मुझे देख यहाँ कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, और डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है देख, तुझे समझ आ रहा होगा बच्चे इस डायग्राम को देखकर कि ऊपर बहुत सारे एंथर दिखा रखे, ठीक है,
सॉरी ऊपर बहुत सारे क्या दिखा रखे हैं, स्टिग्मा दिखा रखे हैं, और सारे स्टिग्मा फ्यूज होकर एक सिंगल स्टाइल में इस तरीके से जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या दिख रहा है कि एक स्टाइल थी और ऊपर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल स्टिग्मा नजर आ रहे थे। नीचे क्या नजर आ रहा है मुझे, नीचे मुझे नजर आ रही है ओवरी, नीचे नजर आ रही है मुझे ओवरी। तो ये जो चीज देख रहे हो ना, ये क्या है, ये चाइना रोज का एक डाइसेक्टेड सा फ्लावर है जो तुम्हें क्या दिखा रहा है, पिस्टल दिखा रहा है। बाकी सारे पार्ट्स मैंने हटा दिए, तो तुम्हें यहाँ पर मेल पार्ट्स नहीं दिख रहे, तुम्हें यहाँ पेटल नहीं दिख रहा, सेपल नहीं दिख रहा, हमने सिर्फ पिस्टल को रखा हुआ है। तो तुम सिर्फ सिग्मा स्टाइल और ओवरी अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ये चीज देख पाए हम, बिल्कुल देख पाए होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ से जानती हूँ, इस बारे में मुझे आइडिया है। कौन सी फैमिली हुई ये अगर चाइना रोज है तो ये हुई मालवेसी। तो ये मालवेसी फैमिली यानी चाइना रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाइना रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देख, थैलेमस नीचे है, ओवरी ऊपर है, तो तुम इसको देखकर ये भी समझ सकते हो ना कि सुपीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर। इसी तरीके का तो सवाल बना रहे हैं आजकल कि आपको डायग्राम दे देते हैं और डायग्राम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, डायग्राम की लेबलिंग ना पूछते हुए आपको उस डायग्राम को देखकर क्या क्या समझ आया है वो पूछ लेते हैं। तो तुमको ये भी तो पूछा जा सकता है, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो ये सेकेंड डायग्राम, इस डायग्राम में तुम्हें लिख कर दिया है कि ये सिनकार्पस ओवरी है। सिनकार्पस यानी कि सारे कार्पल्स फ्यूज हो चुके हैं, स्टिग्मा कंबाइन होकर एक ही हो गया। यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा था कि स्टिग्मा एक है, यहाँ तो दिख रहा है कि हाँ सारे कार्पल्स फ्यूज हैं, स्टिग्मा एक हो चुका है। जब ऐसा कुछ नजर आएगा तो तुम क्या कहोगे बच्चे, तुम कहोगे कि सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं। और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एक प्लांट को जिसका नाम है पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम। और 12th क्लास में ही तुम अभी इसके बारे में और भी कुछ पढ़ोगे इन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे कि यही वाला जो प्लांट है पैपेवर सोमनीफेरम, ये कौन है, ये है तुम्हारा ओपियम, ये है तुम्हारा ओपियम। तो ओपियम पॉपी, ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा पैपेवर सोमनीफेरम। इसी की मदद से तुम्हें कुछ ड्रग्स मिलेंगे, तो तुम पढ़ोगे मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ठीक है, ऐसी ऐसी कुछ ड्रग्स पढ़ोगे तुम, उसी से ये रिलेटेड है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि दो चैप्टर्स को मर्ज करके क्वेश्चन दे दें, एक बॉटनी का एक जू का, क्योंकि अब तो बायो आने लगी है, बॉटनी जू भी नहीं आ रही है। तो ऐसी चीजें ना तुम्हें क्लास में मेरे साथ समझनी है। जब तुम ये बातें समझ के चलोगे तो कहीं से भी कुछ भी गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। अब देख, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है कि सिन कार्पस कंडीशन कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है। तो सिन कार्पस कंडीशन बेटा पैपेवर के अलावा मिलती है इन प्लांट्स लाइक मस्टर्ड एंड टोमेटो, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मस्टर्ड और टोमेटो के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पता है कि मस्टर्ड यानी पूरी ब्रासिकेसी फैमिली, टोमेटो यानी पूरी सोलेनेसी फैमिली। तो मैं क्या बताऊं, अगर ऑप्शन में आ जाए और ये तीनों दिखें तुम्हें, तो तुम बताना कि हाँ ये पीएमटी वाले सिनकार्पस कंडीशन दिखाते हैं, सिनकार्पस कंडीशन दिखाते हैं। पैपेवर के अलावा पूरी सोलेनेसी फैमिली ये दिखाना चाह रही है या फिर पूरी ब्रासिकेसी फैमिली ये दिखाना चाह रही है, मैं इस बात का भी ध्यान रखूं। तो कितनी सारी चीजें हैं देख, जो एक डायग्राम मुझे समझाने की ट्राई कर रहा है। इसी के साथ लगे हाथ अगर मैं इसको देखूं, तो यहाँ ये सारे कार्पल्स अलग अलग है, यानी कि सारे कार्पल्स फ्री हैं। तो जब इतने सारे फ्री कार्पल्स नजर आए ना बच्चे, इतने सारे फ्री कार्पल्स नजर आए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। और एपोकार्पस कंडीशन ना अलार्म करके याद कर लो, अलार्म करके याद कर लो। कहाँ दिखेगी, 11th की बुक में लिखा था कि दिखेगी लोटस में और रोज में, और यहाँ 12th की बुक में लिखा है कि दिखेगी इन प्लांट लाइक माइकेलिया। ठीक है, तो ये माइकेलिया नाम के प्लांट में दिखेगी। ठीक है, मल्टी कार्पुलरी कैसी कंडीशन, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन। ठीक, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन। तो तुम देख रहे हो इतना ही सी चीज में तुमने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ सीखा। तो इट वॉज नॉट जस्ट अ डायग्राम कि मैं एक सेकेंड में देखती और आगे बढ़ जाती, देयर वॉज सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैड टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अब मैं एक बार अगर ये समझ चुकी हूँ कार्पेल कैसा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो अब मैं समझना चाहूंगी कि ओव्यूल कैसा दिखता है, हाउ डज एग्जैक्टली एन ओव्यूल लुक लाइक। क्या सारे प्लांट के ओव्यूल एक जैसा दिखते हैं, तो मुझे पता चलेगा नहीं, ओव्यूल्स में भी बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मुझे एक ही कैटेगरी पे फोकस करना है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों पढ़ा रहे हो मैं, कहाँ लिखा है ऐसा। तो बच्चे ये जो तुम्हारा टिपिकल ओव्यूल होता है ना, ये जो तुम्हारा टिपिकल ओव्यूल है, इसी का तुम नीचे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमने तुम्हें एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ाया है। मतलब एनसीईआरटी में जो ओव्यूल दे रखा है वो कैसी कैटेगरी का है, एनाट्रोपस कैटेगरी का है। अब एनाट्रोपस कैटेगरी का क्या मतलब है मैम, इसका ये मतलब है बच्चे कि यहाँ पर अगर ओवरी थी ना,
ओवरी से अटैच था ओव्यूल, प्लेसेंटा की मदद से आया था, तो ओव्यूल का एक डंडा रहता है, ठीक है, डंडा। इस डंडे को अपन कहते हैं फ्यूनिकल। जैसे फ्लावर की डंडी होती है, एंथर की डंडी होती है फिलामेंट, वैसे ही उसी तरीके से ओव्यूल की भी एक डंडी होती है, इसे फ्यूनिकल कहते हैं। अब हमारा ऐसा मानना है कि ये अगर एक ऐसा नॉर्मल ओव्यूल होता, ठीक है, तो आपको क्या दिखता कि यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई देती, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये डंडा दिखाई देता जिसे कहते हैं फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को कहते हैं चलाजल। तो आइडियली ओव्यूल ऐसा दिखना चाहिए, हमारा मानना है। बट यही अगर तुम्हारा ओव्यूल इस तरीके से इन्वर्ट हो जाए कि ये पहले 90 डिग्री पे फोल्ड हो, फिर 90 डिग्री पे और हो जाए, मतलब ऐसा होने की जगह ऐसा और फिर ऐसा हो जाए, तो माइक्रोपाइल और डंडी बहुत पास पास आ जाएंगे, यानी फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल विल लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत पास होंगे। अगर तुम्हें ये बहुत पास दिखाई दे, क्योंकि तुम्हारा ओव्यूल ऐसा पूरा रोटेट होकर 180 डिग्री आ चुका है, तो 180 डिग्री एंगल पे रोटेट होने के बाद, यानी कि इन्वर्ट होने के बाद, जो तुम्हारा ओव्यूल बनता है ना, उसका माइक्रोपाइल और उसका फ्यूनिकल बहुत क्लोज टू ईच अदर लाई करता है। और जब ये एक क्लोज लाई करेंगे, ठीक है, तो तुम क्या कहना, तो तुम कहना कि लो चलाजा और माइक्रोपाइल भी सेम लाइन में है, ये चलाजा वो माइक्रोपाइल। जहां पर ओव्यूल की बॉडी और ये बाहर की कवरिंग मिक्स हो गई है, वो पोर्शन भी पास पास आ गए हैं, यानी हाइलम भी इसी के पास आ चुका है। और ऐसे वाले ओव्यूल को तुम बुलाने लगना एक एनाट्रोपस ओव्यूल। हर टिपिकल एंजियोस्पर्म में या मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म्स में आपको जो ओव्यूल दिखने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, एनाट्रोपस दिखने वाला है। तो चाहे मालवेसी फैमिली देखो, चाहे कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, कॉम्पोजिटी या मटर की फैमिली यानी फेबेसी, सब में आपको इसी टाइप का ओव्यूल दिखेगा। अब इस ओव्यूल के क्या पार्ट्स हैं वो अपन सीख लेते हैं एक करके। सबसे पहले बच्चे देख, मैंने तुझे बताया कि ओव्यूल में एक डंडी दिखेगी, तो ये है ओव्यूल की डंडी। डंडी को क्या बुलाना है, डंडी को बुलाना है फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल हो गई ओव्यूल की स्टॉक, ओव्यूल की स्टॉक। इसके बाद क्या दिखना चाहिए मैम, इसके बाद दिखना चाहिए बच्चे तुझे कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ऐसा दिखेगा कि जो पूरा ओव्यूल है ना, इसकी बॉडी के बाहर कुछ ऐसे कवरिंग्स हो सकती हैं, कवरिंग। और यहाँ क्या दिख रहा है मुझे कि ये ऐसी ना दो कवरिंग्स हैं, एक ये बाहर वाली, एक ये अंदर वाली, और ये पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रही है ओव्यूल की बॉडी को। मतलब एक ऐसा पोर्शन बन रहा है जहां पर ये कवरिंग एब्सेंट है। इस कवरिंग को अपन बुलाते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है। कवरिंग को क्या बुलाते हो, कवरिंग को बुलाते हो इंटेग्यूमेंट। तो बाहर वाला आउटर, अंदर वाला इनर, ठीक है, बाहर वाला इंटेग्यूमेंट आउटर, अंदर वाला इंटेग्यूमेंट इनर। तो मेरे पास दो इंटेग्यूमेंट है, जहां पर ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है बच्चे, उस जगह को मैं बुलाने वाली हूं माइक्रोपाइल। इस जगह को हम माइक्रोपाइल बुलाएंगे। तो माइक्रोपाइल की तरफ वाला एंड अपने आप कहलाएगा माइक्रोपाइलर पोल। क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर पोल। अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां तक डंडी थी, अब यहां पर इसके आउटर कवरिंग है, और ये आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग है, मतलब ये पूरी ओव्यूल की बॉडी। तो जहां पर ये डंडा और ओव्यूल की बॉडी आकर मर्ज हो गए, जहां तुम्हें समझ आना बंद हो गया कि कहाँ ओव्यूल की बॉडी शुरू हुई, कहाँ डंडी खत्म हुई, उस जगह को तुम्हें बुलाना है हाइलम। क्या बुलाएंगे बच्चे उस जगह को, हाइलम। तो ऐसा मान लो कि डंडी ने ओव्यूल की बॉडी को हाय बोला, वो दोनों वहीं पर मिले थे, तो वो जहां मिले वो जगह है हाइलम। तो हाइलम इज द प्लेस वेयर द फिलामेंट दैट इज द डंडा, दैट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल फ्यूनिकल कंबाइंस विथ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो जहां पर आपका फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से कंबाइन कर जाए, उस जगह को आप हाइलम बुलाना, ठीक है, उस जगह को आप हाइलम बुलाना। अब देखो यहीं आप ऑपोजिट एंड पर, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स कवर ववर कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड का ऑपोजिट पोल है, उसे क्या बुलाओगे, उसे बुलाओगे चलाजल पोल। चलाजल पोल है ना, तो ये चलाजल पोल हो गया। अब इसी के अंदर ये जो पूरा सेगमेंट मुझे दिख रहा है, ये पूरा सेगमेंट, इस पूरे रीजन में बच्चे कुछ सेल्स भरे रहते हैं, और जो सेल्स इस रीजन में भरे रहते हैं ना, उन सारे सेल्स को हम बुलाते हैं न्यूसेलस। ठीक, इन सारे सेल्स को क्या बुलाऊंगी, न्यूसेलस बुलाऊंगी। तो इमेजिन कर कि ये पूरे सेल्स हैं यहाँ, सारे एक जैसे, ठीक है, सारे एक जैसे। तो यहाँ एक जैसे बहुत सारे सेल्स दिखेंगे, सबको मैं न्यूसेलस बुलाऊंगी। तो ये पूरा न्यूसेलर रीजन हो गया। अब इसी न्यूसेलर रीजन में ना आपको कोई सेल ऐसा बोलता हुआ दिखेगा कि अरे यार, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अपने आप को बदल लूं, क्यों ना अपने आप को बदल लूं, और बदल के बन जाऊं आपके लिए मेगास्पोर मदर सेल।
मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस करूं, मेगास्पोर्स बनाऊं और उनकी मदद से बना दूं आपका फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो इनने ये जो एम्ब्रियो सैक दिखाया है, क्या दिखाया, दिखाया फ्यूचर। मतलब पहले क्या होगा, न्यूक्लियस में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, फिर उनमें से कोई एक सेल अपने आप को बदलने की बात करेगा, सारे नहीं, कोई एक, जो एक सेल अपने आप को बदलने की बात करेगा वो बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल। क्योंकि तुम समझ रहे होगे बच्चे कि ये सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं, मेन प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, तो अभी तक तो सारे सेल 2n है ना, और अगर इसका नाम मेगास्पोरेंजियम रखा है तो किसी को तो मेगास्पोर बनाना पड़ेगा, तो जो मेगास्पोर बनाएगा वो सेल ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो न्यूसेलर रीजन का कोई एक सेल, वो भी वो जो माइक्रोपाइल की तरफ है, वो अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल घोषित कर देगा, कहेगा लाओ मैं मेगास्पोर बनाता हूं, मैं मियोसिस करता हूं। और वो जब मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा तो तुम प्रोसेस को कहना मेगास्पोरोजेनेसिस। जब प्रोसेस हो जाएगी मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्पोर बनेंगे, और तुम ये भी समझ रहे होगे देखो कि स्पोर बन गए, स्पोर बन गए, तो फिर इन्हीं वाले स्पोर में से चेंजेस होने चाहिए। तो इन्हीं स्पोर में से बेटा एक स्पोर अपने आप को बदलेगा और बनवाएगा तुम्हारे लिए पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट इस तरीके से बच्चे डेवलप कराना है। ठीक, इतनी बात समझ ली तूने। तो ये जो एम्ब्रियो सैक लिखा है यहाँ पर डायग्राम में, ये एम्ब्रियो सैक पहले दिखेगा क्या, तो नहीं देख, ये पहले तो नहीं दिखेगा, ये बाद में ही दिखेगा। कब दिखेगा बाद में, तो तुम उनको बड़े क्लियरली समझाना ये बात कि यहाँ पर पहले एक जैसे सेल थे सारे के सारे न्यूसेलर रीजन वाले, इनमें से किसी एक सेल ने डिसाइड करा कि चलो मैं बन जाता हूँ मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पर भी थे, इसने अगर डिसाइड करा, इसने किया होगा कुछ मियोसिस नाम का प्रोसेस, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पोर आए होंगे जिनमें से कोई एक स्पोर अपने आप को इस एम्ब्रियो सैक में बदलने वाला है। कैसे होगा ये हम जस्ट अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, बट इतनी बात तो तुमने समझ ली होगी, है ना, समझ ली होगी। तो ये जो तुमने अभी अभी पढ़ा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेगास्पोरेंजियम, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। अब उसी ओव्यूल के अंदर आ जाओ, देखो ये उसी के अंदर का डायग्राम क्या दिखा रहा है, देखना जरा, मेरी बात समझना बच्चे, कि ये एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये मैं फिर से बना देती हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मेरा ओव्यूल था, यहाँ पर मेरे पास न्यूसेलर रीजन के सेल्स थे, सारे सेल्स कह रहे थे कि यार आओ हम खाना पीने का ध्यान रख लेंगे। मतलब न्यूसेलर के सेल्स का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जैसे टैपिटम का काम था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट देता था ताकि पोलन ग्रेन डेवलप हो सके, उसी तरीके से न्यूसेलस का काम है मेगास्पोर मदर सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड देना करना, ताकि वो मेगास्पोर मदर सेल अपने आप को एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट कर सके। तो एम्ब्रियो सैक डेवलप कराने के लिए जो न्यूट्रिशन लगेगा ना, जो नरिशमेंट लगेगा, वो ये बचे कुचे सेल्स देंगे। बचे कुचे कौन से, ये सारे न्यूसेलर रीजन वाले, तो ये सारा न्यूसेलर रीजन है, ये सारे सेल्स न्यूसेलस कहलाते हैं। ठीक है, न्यूसेलस, सारे सेल्स 2n है, पूरे में बच्चे इस तरीके से भरे हुए रहते हैं। और अब मैं क्या कह रही हूँ कि इनमें से कोई एक अपने आप को चेंज करने का सोच रहा है, इनमें से जो अपने आप को चेंज करने का सोचेगा ना, वो यहाँ माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा और वो अपने आप को बदलवा लेगा इनटू मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब तुम अगर नोटिस करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगी ये बात कि मेल प्लांट्स का जब डेवलपमेंट हो रहा था, मेल पार्ट्स का जब डेवलपमेंट हो रहा था, तो वहां पर सारे सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने की कैपेबिलिटी रखते थे। Every sporogenous tissue was capable of converting itself into a microspore mother cell. But this is not the case with nuclear cells. Only a single nuclear cell can convert itself into a megaspore mother cell. तो एक ही कोई megaspore mother cell बन पाएगा, ठीक है, only one, only one। तो इन सब में से कोई एक ही होगा बेटा जो क्या बनेगा, मेगास्पोर का मदर सेल बनेगा। बाकियों को ये उपाधि हासिल नहीं हो पाएगी, बाकी लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे सेल्स को क्या करना है, बाकी सारे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करना है। तो बाकी सारे सेल्स क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे इनको, ताकि ये अपने आप को किस में चेंज कर पाए, ये अपने आप को चेंज करवा पाए इनटू एम्ब्रियो सैक। तो यहां से आपका फीमेल गेमेटोफाइट नाम का कोई स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे वहां पोलन ग्रेन बन रहा था, यहाँ एम्ब्रियो सैक बनेगा, और उसको नरिशमेंट देने का काम मैंने इसके हवाले कर रखा है, न्यूसेलर सेल्स के हवाले कर रखा है। न्यूसेलस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब ये काम कैसे करेंगे, देख पहले मेरे पास ये मेगास्पोर मदर सेल आया, तो ये आया, इसने बोला कि लाओ भैया मैं अंडरगो करूंगा मियोसिस। ठीक है, मैं अंडरगो करूंगा मियोसिस।
तुम जानते हो बच्चे कि मियोसिस अगर अंडरगो करना है, तुम न्यूसेलर रीजन का सेल हो और किस तरफ पे लोकेटेड हो, माइक्रोपाइल की तरफ लोकेटेड हो। तो चलाजल से तुम दूर हो, माइक्रोपाइल की तुम तरफ हो। चलाजल से तुम्हारी थोड़ी दूरी है, माइक्रोपाइल के एरिया में हो तुम। तुम्हें यहाँ से सबसे पहले अपने लिए अंडरगो करना है मियोसिस 1। जब तुम मियोसिस 1 अंडरगो करोगे ना, तुम्हारे पास टीलोफेज 1 होगा और एंड में 2 सेल्स बनेंगे। इन दोनों सेल्स को हम बुलाएंगे बेटा डाइएड। तो इन्हीं को बुलाया जाता है मेगास्पोर डाइएड। ठीक है, अब ये मेगास्पोर डाइएड ये कब बनते हैं? ये बनते हैं आफ्टर मियोसिस 1, यानी कि ये सेल्स हैप्लॉइड तो होते हैं, बट इनका डीएनए कितना होता है? इनका डीएनए होता है डबल, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस द ओरिजिनल। जितना एक स्पोर में होना चाहिए, जितना एक गैमेट में होना चाहिए, उससे डबल होता है, उससे डबल होता है। क्यों डबल होता है? क्योंकि एस फेज में जब ये गया होगा तो इसने अपने डीएनए को 4C कर लिया होगा। तो मदर सेल्स के अंदर 4 गुना ज्यादा होता है, डाइएट के अंदर 2 गुना ज्यादा होता है, और गैमेट के अंदर एग्जैक्टली उतना डीएनए होता है जितना एक हैप्लॉइड सेल में होना चाहिए, यानी C वैल्यू के बराबर। ये बात मानते हो ना? अगर ये बात मानते हो तो देखो, इसके बाद ये भी मानोगे कि मेरा मियोसिस 1 से काम चलेगा नहीं, मियोसिस 2 कराना मेरी मजबूरी है। तो इसीलिए मियोसिस 2 होती है यार, क्योंकि मुझे ये डीएनए आधा करना है, मुझे ये डीएनए आधा करना है। अब जब ये मियोसिस 2 करेगा तो हर सेल अपने आप को इस तरीके से एक बार और बांटेगा और 2 सेल बन से 4 सेल बन जाएंगे। और इन चारों सेल्स को मैं क्या बुला रही हूँ? इन चारों सेल्स को बच्चे मैं बुला रही हूँ मेगास्पोर टेट्राड। क्या बुला रही हूँ? मेगास्पोर टेट्राड। तो हर एक टेट्राड का सेल हैप्लॉइड है विथ डीएनए कंटेंट C, विथ डीएनए कंटेंट C। तो हैप्लॉइड सेल्स विथ C वैल्यू ऑफ डीएनए, हैप्लॉइड सेल्स विथ C वैल्यू ऑफ डीएनए। इस तरीके से डेवलप होता है मेरा मेगास्पोर। ठीक है, इस तरीके से डेवलप होता है मेरा मेगास्पोर। कितने बनाए मैंने? 4 बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि एक मियोसिस के एंड में 4 बनते हैं, तो 4 बन गए यार, मैं कुछ अलग थोड़ी कर रही हूँ। तो 4 बनने चाहिए थे, 4 बन गए हैं। अब ये 4 बन तो जाते हैं बच्चे, पर क्या ये चारों आगे का काम करते हैं? तो यहाँ पर ना सबसे बड़ी ट्विस्ट आता है कहानी में। ये लोग कहते हैं हमने 4 बना तो लिए, पर हमें जरूरत केवल एक ही की है। तो फीमेल में ना बहुत डोमिनेंस है, सब लोगों को बराबर भाव नहीं दे सकते, हम किसी एक को ही ज्यादा भाव देंगे। जिस एक को ज्यादा भाव देंगे ना, उसको हम कहेंगे कि भैया तू ही आगे का काम करेगा, और ये बाकी सारों को हम यहाँ से निपटा देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम भाव दे रहे हैं बच्चे, तो ये वाला कहलाने लगेगा अब फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। और बाकी तीनों के तीनों को हम कहेंगे कि आप खत्म कर सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं इन तीनों को डीजेनरेट। ठीक है, तो 3 को आप क्या कर दीजिए? डीजेनरेट कर दीजिए, यानी खत्म करा दीजिए। उनके टूटने फूटने से जो भी नरिशमेंट वरिशमेंट मिलेगा इसी को दे दीजिए, क्योंकि आगे का सारा काम इसी को करना है। उन तीनों की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम सोचोगे बनाए क्यों? क्योंकि भैया मियोसिस कराना था, मियोसिस के एंड में 4 सेल बनते, इसलिए बना ली। एक अकेला सेल बनाने का मेरे पास कोई प्रबंध नहीं है, कोई समाधान नहीं है, ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने बना तो लिया था। और अब ये मेरा फंक्शनल मेगास्पोर कहेगा कि चलो आओ मैं आगे का काम करवाऊं, फीमेल गेमेटोफाइट बनवा दूं। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है? अभी तक हुआ है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें तूने क्या बनता हुआ देखा है? मेगास्पोर बनता हुआ देखा है। किस सेल डिवीजन से बनता हुआ देखा है? मियोसिस से बनता हुआ देखा है। कौन से सेल के अंदर हुआ है? तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर हुआ है। तो मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होकर मेगास्पोर बनते हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यही प्रोसेस तो कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया है, मैंने 4 मेगास्पोर टेट्राड बनवाए हैं। अब मैं तुझसे कह रही हूं 3 को निपटा दे बेटा, एक को जिंदा रख ले। जिंदा उसको रख जो टुवर्ड्स चलाजल है, उसको जिंदा रख ले। और नरिशमेंट सारा नीचे है, बहुत सारा, क्योंकि ये तो ऊपर था, खाना पीना इतना सारा नीचे नीचे है। तो अब इसको इस तरीके से डेवलप करा कि ये थोड़ा नीचे की तरफ भी जाए, ताकि इसको अच्छा खाना पीना मिल सके। तो अब कराएंगे अपन आगे का काम। आगे का काम कराना है मतलब बनाना है फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। और बचा क्या है मेरे पास? एक सिंगल सेल। तो वही ये सिंगल मेगास्पोर है बच्चे, वही ये सिंगल मेगास्पोर है। इसी की मदद से अब ना मुझे एक स्ट्रक्चर डेवलप करवाना है।
एक स्ट्रक्चर डेवलप कराना है ऐसा दिखने वाला। इस स्ट्रक्चर को मैं कहती हूँ फीमेल गेमेटोफाइट बॉडी यानी कि एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक आज तक तुमने कहीं नहीं पढ़ा है। प्लांट किंगडम में इतने प्लांट्स पढ़े तुमने, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन सुना तुमने, ब्रायो में नहीं था, टेरिडो में नहीं था, एल्गी में नहीं था, पर तुमने एम्ब्रियो सैक नहीं सुना, क्योंकि एम्ब्रियो सैक यहीं पर बनेगा एंजियोस्पर्म में। जिम्नो में भी नहीं बन पाया था। जिम्नोन में फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनिया ही था, पर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है। और ये एम्ब्रियो सैक मुझे फॉर्म तो करवाना पड़ेगा ना। इस एम्ब्रियो सैक में काफी कम सेल्स होंगे, क्योंकि तुम जानते हो, देखो गेमेटोफाइट बॉडी एंजियोस्पर्म्स की सबसे छोटी होती है, सबसे कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसके पास। तो गेमेटोफाइट बॉडी जिम्नोस्पर्म्स में भी इससे ज्यादा सेल्स कंटेन करेगी। सबसे कम सेल्स आपको इन्हीं के गेमेटोफाइट में मिलेंगे। और इसके फीमेल गेमेटोफाइट में ना कुल मिलाकर मिलने चाहिए बच्चे मुझे 7 सेल्स, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर 7 सेल्स बनाने हैं, और इसके अंदर 7 सेल्स के में 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो सेल 7 होंगे बट न्यूक्लियस 8 होंगे। ऐसा मुझे किससे बनवाना है, इस एक सेल से। यहाँ पे तो एक सेल और एक न्यूक्लियस है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन तक पहुंचूं, और मैं इस एम्ब्रियो सैक को बनवा सकूं। तो चल देखते हैं क्या करें। सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसके अंदर ना न्यूक्लियस की आबादी बढ़ा लेते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि पहले आप एक काम करो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर लो। यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि आप कैरियोकाइनेसिस कर लो, साइटोकाइनेसिस मत करना। तो जब ये साइटोकाइनेसिस करने से मना कर रहे हैं बेटा और कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस कर लो, तो मैं क्या करूंगी, देखूंगी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस की जगह 2 न्यूक्लियस आ गए। तो देख ऐसा कुछ दिखेगा मुझे, 2 न्यूक्लिएट कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 1, है ना, एक बार करवाया। फिर एक दफा और करवा लेती हूँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2, FND2। अब क्या होगा, 2 न्यूक्लियस की जगह कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4। तो यहाँ कितने हो गए बेटा, 4, ठीक है, 4 हो गए, दिख रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं, एक बार इसको और बोलूं कि यार तू एक बार और, तीसरी बार भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर ले और बना ले 8 न्यूक्लियस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, 8 न्यूक्लियस। कैसे अटेन किया मैंने, 3 बैक टू बैक फ्री न्यूक्लियर डिविजन करा के। मतलब मैं माइटोसिस कराना चाह रही हूँ, मियोसिस नहीं कराऊंगी, माइटोसिस कराना चाह रही हूँ, पर उसमें भी साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग नहीं करा रही। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करा रही हूँ, न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग करा रही हूँ। तो न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग करा के, यानी कि कैरियोकाइनेसिस करा के 3 बार, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस करा के 3 बार, 3 माइटोसिस करा के मैं 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज तक पहुंच जाती हूँ। अब एक बार ये 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो इन 8 न्यूक्लियस को अच्छे से अरेंज करें। कैसे अरेंज करते हैं, तो देख सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइल है, नीचे वाला हिस्सा चलाजल था, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये काम करेंगे कि ये कहेंगे कि लो भैया, माइक्रोपाइल की तरफ हम रख लेते हैं 3 न्यूक्लियस। इसी तरीके से कह रहे हैं कि 3 न्यूक्लियस को हम चलाजल की तरफ भी रख लेते हैं, और दोनों साइड से बोलते हैं कि एक एक न्यूक्लियस सेंटर में भेज दो। तो यहां से एक न्यूक्लियस सेंटर में भेज दो, यहां से एक सेंटर में भेज दो, तो दोनों एक एक न्यूक्लियस से सेंटर में भेज देंगे। तो ये मैंने क्या करा है, न्यूक्लियाई को रीऑर्गेनाइज कराया है। तो न्यूक्लियस मेरे पास पहले से थे, बस मैंने उनको अच्छे से ऐसे जमा जुमू दिया है कि भैया 3 माइक्रोपाइल की तरफ, 3 चलाजल की तरफ आ गए। जो ये 3 माइक्रोपाइल की तरफ आते हैं ना, अब इनमें फाइनली क्या होता है बेटा कि इनमें से 6 के अराउंड सेल वॉल बिल्ट होना स्टार्ट होती है। अब तुम सोचोगे मैं 6 के अराउंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से है ना सेल वॉल, ठीक है, तो बाहर सेल वॉल तो पहले से। अब मैं क्या कह रही हूँ, इनमें से 6 के अराउंड सेल वॉल बिल्ट करा दो। कैसे कराओगे, इसको दे दो एक सेल वॉल, इसको दे दो एक सेल वॉल, इसको दे दो एक सेल वॉल, तो 3 के अराउंड हो गई। इसको भी दे दो सेल वॉल अलग से, इसको भी दे दो अलग से, इसको भी दे दो अलग से, 6 के अराउंड हो गई। तो 6 सेल्स के अराउंड क्या करो, सेल वॉल बिल्ट करो। सेल्स के तो नहीं, 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल बिल्ट करो, ठीक है। तो बेटर टर्म क्या है, 6 न्यूक्लियस के अराउंड। तो 6 न्यूक्लियाई के अराउंड मैं सेल वॉल बिल्ट करा दूं, और मुझे यहां पर अब दिखाई देने लगेंगे 1 2 3 4 5 6
और ये बीच का पूरा एक, यानी कि 7 सेल्स, यानी कि 7 सेल्स। तो तुम क्या देख रहे हो कि मैंने पहले न्यूक्लियस डिवाइड कराए, फिर न्यूक्लियस को बढ़िया सा अरेंज कर दिया, 3 माइक्रोपाइल की तरफ, 3 चलाजल की तरफ और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में, 3 ऊपर 3 नीचे, तीनों को सेल वॉल अलग अलग दे दी सेपरेट। तो मेरे पास कुल मिलाकर अब 7 सेल्स हो चुके हैं, क्योंकि बीच वाला सेल एक सेल है, ऊपर के 3 नीचे के 3। ऐसे डेवलप होती हैं बेटा 7 सेल्स, है ना, ऐसे डेवलप होते हैं 7 सेल्स। ये जो सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ है ना, ये जो सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ है यहाँ वाले, इनमें से जो 2 बड़े वाले दिख रहे हैं, इसमें तुझे कुछ ऐसे सेल्यूलोजिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है, इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स होती हैं, इनको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। तो इन सेल्स के पास कुछ ऐसा घास जैसा अलग से दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म अपैरेटस कहलाता है। जब पोलन ग्रेन आने वाला होगा ना, ये उसको बताएंगे कि अरे हम माइक्रोपाइल की तरफ है, हमारे पास आ, हम माइक्रोपाइल से हमारे पास आ। तो ये उसको गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि कहाँ आना है, इन्हीं से सिग्नल्स जाते हैं कि अच्छा यहाँ आ जा, ठीक है। तो ये वाली चीज इधर पे होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये फिलीफॉर्म अपैरेटस था, पर ये जो पूरा सेल है ना जिसके पास ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, इस पूरे के पूरे सेल को बच्चे बुलाया जाता है सीनर्जिड। क्या बुलाते हैं? सीनर्जिड। तो ये ऊपर के जो 2 सेल है माइक्रोपाइल की तरफ वाले, इनको हम सिनर्जिड्स बुलाते हैं। इनके अंदर क्या मौजूद रहता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। इन्हीं के पास में आपको एक सेल और दिखाई देता है, और ये सेल आपका सबसे काम का सेल है, क्योंकि ये है आपका फीमेल गैमेट। ये है आपका फीमेल गैमेट यानी आपका एग सेल, ठीक है, ये आपका फीमेल गैमेट यानी कि आपका एग सेल। और इन तीनों चीजों को मिलाकर, इन दोनों को 1 और 2 और इसको, इन तीनों सेल्स को मिलाकर आप जॉइंटली बुलाते हो एग अपैरेटस, ठीक है, एग अपैरेटस। तो ये बेटा आपका एग अपैरेटस है, ठीक है, ये क्या है? एग अपैरेटस है। इसी तरह ये जो नीचे के 3 सेल्स हैं, इन तीनों का नाम रखा गया है चलाजल की तरफ मौजूद होने के कारण इनको हम बुलाते हैं एंटीपोडल, ठीक है, तो इनका नाम है एंटीपोडल। और ये जो बीच में आपका सेल है, क्योंकि ये बीच में है, तो इसका नाम रखा गया है सेंट्रल सेल। क्या बुलाना है इसे? इसे बुलाना है सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं, तो जब तक ये दोनों अलग अलग दिखें, इनको तुम बुलाओगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और अगर ये मर्ज कर जाएंगे, फ्यूचर में इनको मर्ज करना होगा, जब ये मर्ज कर जाएंगे तो इन्हीं को लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहेंगे, इन्हीं को लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात भी मुझे यहाँ से मालूम है कि इसी को लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहने वाले हैं। तो यही स्ट्रक्चर आपके लिए सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा, है ना। तो देख डायग्राम को देख, यहां तक माइक्रोपाइल ऊपर था, यहां तक माइक्रोपाइल ऊपर था, चलाजल नीचे था। यहाँ डायग्राम अचानक से रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया? चलाजल ऊपर और माइक्रोपाइलर नीचे आ गया। ऐसा होने के कारण एंटीपोडल चलाजल के पास है, सिनर्जिड और एग नीचे है, यानी कि एग अपैरेटस ये होगा। कोई पूछे एग अपैरेटस में कितने सेल हैं तो क्या बताएगा? बताना 3 सेल हैं, 2 सिनर्जिड 1 एग सेल। कोई पूछे सेंट्रल सेल कितने होते हैं तो कहना 1 ही होता है भाई। पूछे उसमें कितने न्यूक्लियस हैं तो कहना 2 हैं, 1 और 2 पोलर न्यूक्लियस, है ना। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, किसके पास है तो कहना भाई सिनर्जिड्स के पास है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, पोलन ट्यूब को बताता है कि लाओ मेल गैमेट को सिनर्जिड को दे दो, ये वाली बात उससे ये कहता है, ठीक। तो आई होप बच्चे की तू ये सारी बातें समझ गया होगा। इसी खुशी में देख मैंने यहाँ पे तेरे लिए कुछ लिखा है, यहाँ से सवाल आता है कि प्लॉइडी समझाओ, प्लॉइडी समझाओ। तो न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है? तो अब तुम जानते हो कि न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोर मदर सेल कैसा स्ट्रक्चर है? ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोर कैसा स्ट्रक्चर है? तो स्पोर्स तो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और पूरा का पूरा गेमेटोफाइट इसी से तो बना है, यानी पूरा गेमेटोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्पोर गेमेटोफाइट जनरेशन का पहला सेल, इसीलिए स्पोर हैप्लॉइड था, और गेमेटोफाइट बॉडी भी हैप्लॉइड है, ठीक है। गेमेटोफाइट बॉडी यानी कि कोई पूछ सकता है मुझसे एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो मैं कहूंगी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। क्या कंटेन करके रखता है? फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल, फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल। क्योंकि बच्चे एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होके बनता है ना, सिंगल मेगास्पोर से, इसीलिए इसे अपन कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये चीज आपकी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाती है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट,
ठीक है। इस तरीके का जो एम्ब्रियो सैक बनता है इसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने इसको पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवर किया था। सबसे कॉमन टाइप है इसी तरीके से बनाना एम्ब्रियो सैक को, और ये वाला टाइप पॉलीगोनम टाइप कहलाता है। तो कॉमन एंजियोस्पर्म जो टिपिकल एंजियोस्पर्म था कैप्सुला, उसमें भी यही मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये वाली बात मैंने तुझे बताई दी। अब देख यहाँ मुझे तुझे एक बात और बतानी है कि ये तो न्यूसिलस जो था ना, वैसे तो ये न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक को खाना देते देते खत्म हो जाना चाहिए, पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि जब ये तुम्हारा ओव्यूल सीड में चेंज होगा ना, उसके बाद भी तुम्हें न्यूसिलस बचा हुआ दिखेगा। अगर तब भी न्यूसिलस बचा हुआ दिख जाए तो तुम सीड को बुलाना पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है, और बचे कुछ न्यूसिलस को बुलाना पेरिस्पर्म। डन। आगे पढ़ेंगे अपन, पीछे दे रखा है बुक में। इसके अलावा ना कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास फिलीफॉर्म अपैरेटस के अलावा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें कहते हैं ऑब्च्यूरेटर्स। ये भी गाइड करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि भैया फिलीफॉर्म अपैरेटस के अलावा भी कोई गाइड कर रहा है, तो वो कौन होंगे? वो होंगे ऑब्च्यूरेटर। ऑब्च्यूरेटर क्या करते हैं? ऑब्च्यूरेटर बेसिकली कुछ धागे धागे जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्यूनिकल से अटैच होते हैं, और ये बताते हैं कि आओ यहाँ से एंट्री लो, ये है आपकी माइक्रोपाइल वाली ओपनिंग। ठीक, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप चाहते हो बच्चे कि आप सारे चैप्टर्स इसी तरीके से समझ समझ के पढ़ो, रिलेट कर करके पढ़ो, तो आपके पास मौका है कि आप हमारा सुपर 100 वाला ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारे 3 बैचेस चालू होंगे, उद्गम, तेजस और पराक्रम। उद्गम चालू हो रहा है 26 तारीख से और ये रहेगा 11th क्लास के लिए। तुम टाइमलाइन देख ही सकते हो कि हम 26 से चालू करके इसे 20 दिसंबर तक खत्म करेंगे। तेजस हम चालू कर रहे हैं फिर से 26 मई से बेटा, 20 नवंबर तक खत्म करेंगे, और पराक्रम 26 मई से चालू करके 20 जनवरी तक कवर करेंगे। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं ऐप पे होंगे, है ना। तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक डेमो क्लास की कैसे पढ़ा जाता है सिखाने के लिए रखी गई है, और इस कोर्स की जो फीस है वो रखी गई है 2999। तो जो बच्चे से अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स इसको इजीली देने के केपेबल हैं, वो लोग प्लीज फीस देकर ज्वाइन करें। जो नहीं दे सकते बच्चे वो क्या करें, वो हमें बीपीएल कार्ड भेज दें, तो हम सुपर 100 में उन्हें फ्री एंट्री देंगे। तो हम यही होप कर रहे हैं कि सारा बच्चा हमसे जुड़े और इस चीज का फायदा उठाए। किसी के भी मन में डाउट है कि नहीं हम 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे ऐप में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हम यूट्यूब पे नहीं ऐप पे क्लास लेना है, और जब हम ऐप पे क्लास लेंगे तो आपको दिखेंगे आपके बैचमेट्स कौन कौन है, तो आपको दिखेगा कितना बच्चा ज्वाइन किया है कितना नहीं किया है। तो हम वहां आपको कोई मूर्ख वूर्ख नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, एकदम सीधी सादी पढ़ाई होने वाली। अब पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी देखो ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, तुमको इन एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मुझे अपना आंसर लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में, और इन क्वेश्चंस को तुम पॉज करके अच्छे से देख लेना। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि तुम अच्छे से देखकर आंसर बता सको। फिर इसके बाद क्या करोगे बच्चे, ये वाले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो कुल मिलाकर इन 6 क्वेश्चंस का आंसर 1 2 3 4 5 6 और इनका आंसर तुम मुझे यहाँ लिखकर भेजना। मैं तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर पिन करके जाऊंगी। किसी में भी कोई डिफिकल्टी हो कमेंट कर देना, मैं सेपरेट शॉर्ट बना के तुम्हें वो क्वेश्चन समझा दूंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन ऑल द बेस्ट।